नमस्कार। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र तिवारी। बात करेंगे मोदी सरकार की, बात करेंगे वोट चोरी की और राहुल की वोट अधिकार यात्रा की। आज राहुल गांधी भागलपुर में थे और भागलपुर में जिस तरह की भीड़ उमड़ी वो अभूतपूर्व थी। भागलपुर शहर ने हाल के सालों में या कई दशकों से इस तरह की भीड़ सड़कों पर नहीं देखी थी। तो पहले उस भीड़ को भी देखेंगे और फिर वहां राहुल गांधी ने बोला क्या है। एक बहुत जबरदस्त भाषण था उनका, एक छोटा सा हिस्सा उसका देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर हम बात शुरू करें, हम अपने खास मेहमान सुनील शुक्ला जी से आपको मिलवा दें। सुनील जी, आपका स्वागत है। तो पहले भागलपुर में कितनी भीड़ उमड़ी इसको एक बार देख लेते हैं। और ये जो ये भीड़ आपने देखी कि कितनी जबरदस्त भीड़ थी और नारे लग रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़। और इसके बाद थोड़ा अंधेरा हो गया था। वहां पर राहुल गांधी की सभा हुई, यानी सारे नेताओं की सभा हुई, दूसरे नेता भी बोले। राहुल गांधी की एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। ये हमने राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से ही ये क्लिप ली है और हम थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाएंगे। तो मैसेज एक है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। और अब वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए और कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, एसआईआर की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं? हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं और आपका वोट चोरी करते हैं। भाइयों और बहनों, आपने इस यात्रा में भाग लिया, इतनी शक्ति आपने, बिहार की युवा शक्ति आपने इस यात्रा में डाली। बारिश में, धूप में आप आए, आप हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। तो ये आपने देखा राहुल गांधी क्या बोल रहे थे। और दूसरी बात, ये अंधेरा दिख रहा है। इस अंधेरे के पीछे कारण ये है कि सरकार ने या प्रशासन ने, भागलपुर जिला प्रशासन ने जिस चौराहे पर ये सभा हो रही थी, जब राहुल गांधी वहां पहुंचे उससे पहले तक लाइट जल रही थी, उस पर्टिकुलर हाई मास्ट लाइट को बंद कर दिया। आसपास सब जगह लाइट थी,
लेकिन वो हाई मास्ट बंद कर दिया गया जिससे कि सभा डिस्टर्ब हो जाए। तो खैर, एक तो उन्होंने कहा कि वोट चोर महाराज बिहार आए आज, और ये बहुत तेजी से पूरे बिहार में इसकी चर्चा आज हो गई है। और ये इशारा उनका था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी गया में थे, और गया में जो बोध गया में उनकी सभा हुई वो बहुत फीकी इस लिहाज से रही कि प्रधानमंत्री मोदी में ना वो ओज दिख रहा था, ना वो तेज दिख रहा था, और जो आक्रामकता वो दिखा रहे थे वो पहले जैसी नहीं लग रही थी, और उसका रिस्पॉन्स भी नहीं था। और कोई ऐसी बात तो वो नहीं बोल पाए कि जिससे एनडीए के नेताओं को, एक होता है ना कि प्रधानमंत्री आए तो ये लोगों को उम्मीद रही होगी कि प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ ऐसा मंत्र दे जाएंगे जिसको लेकर के वो जो माहौल इंडिया गठबंधन ने बनाया है उसका सामना कर सकेंगे। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, ऐसी कोई बात प्रधानमंत्री मोदी नहीं कह पाए। और यहां तक कि जो मोतिहारी में कहा था गया को कि वो गुड़गांव बना देंगे गया को, तो गुड़गांव का आइडिया भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया लगता है, क्योंकि गया में उन्होंने ये बात नहीं कही कि गया को गुड़गांव बनाएंगे। तो सुनील जी, एक तो ये जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है इस यात्रा को, और ये भागलपुर का जिक्र इसलिए मैंने ये दिखाया क्योंकि इस तरह का ये अब तक का सबसे ज्यादा, आप देख ही रहे थे, सड़कें भरी हुई थी, एक एक कोना भरा हुआ था, और भागलपुर शहर पूरा उमड़ आया। जहां से शुरू हुआ चंपानगर, नाथनगर, जहां से एंट्री हुई भागलपुर में, वहां से ही जबरदस्त भीड़ थी। ये तो मेन सिटी का दिखाया जा रहा है, लेकिन एंट्री पॉइंट से ही जबरदस्त भीड़ थी। ऐसी खबरें हैं, ऐसे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, और राहुल गांधी के उस पर भी पड़े हुए हैं, और बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। खैर, हम जो बात आगे करना चाह रहे हैं, सुनील जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं सुनील जी, जिस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ रही है? धन्यवाद राजेंद्र जी। नहीं, इस यात्रा को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, और भागलपुर में तो भारतीय जनता पार्टी का असर रहा है। मतलब ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से वो गैर भाजपा इलाका रहा हो, लेकिन इसमें भीड़ के साथ साथ आप एक चीज और मार्क कीजिए कि यात्रा का विरोध करने वाले या राहुल गांधी का विरोध करने वाले एकदम गायब है, सिरे से गायब है। यह जन समर्थन का बहुत व्यापक असर दिखाई पड़ता है। आप राहुल गांधी के पहले के कार्यक्रमों को आप याद कीजिए, किस तरह के विरोध की स्थितियां आती थी। कुछ नहीं था, कहीं इसी बिहार से, असम से होते हुए जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। जो मणिपुर से यात्रा शुरू की थी उसमें एक जगह तो वो उतर के उन लोगों से मिले भी जो उनका विरोध कर मिले भी थे, मिले भी थे। ये दिखाई पड़ा। ये यहाँ तक कि भी शायद औरंगाबाद में कहीं कुछ 2-4-10 लोग और भी दिखाई पड़े थे, जहां जिनको देख करके राहुल गांधी ने हाथ भी लाया। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है, लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है, तो इस तरह के लोग अब साहस नहीं कर पा रहे हैं कोई विरोध भी कर ले। जो बयानबाजियां भी होती थी उससे भी लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये है क्या कि यह जो SIR का मुद्दा है और लोगों के मताधिकार छीनने की कोशिश का सवाल है, यह राहुल गांधी लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। ये लोगों को बताने में सफल रहे हैं कि जो 2024 के चुनाव में क्या क्या गड़बड़ियां हुई, क्योंकि उसकी सफाई कोई नहीं प्रस्तुत कर पाया, उसके काट के रूप में कोई बात रख नहीं पाए। और एक विमर्श चलाने की कोशिश की गई कि SIR का विरोध मतलब घुसपैठ का समर्थन, इसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। आप घुसपैठियों की संख्या नहीं बताएंगे और घुसपैठियों के नाम पर बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काट दिए जाएंगे, और SIR के समर्थन को, SIR के विरोध को घुसपैठ का समर्थन की संज्ञा देंगे, कैसे लोग स्वीकार कर लेंगे? तो जिस रास्ते पर या जिन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ने की कोशिश की, वह राहुल गांधी के मुद्दों के सामने टिक नहीं पाया। और मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी की यात्रा जैसे से आगे बढ़ेगी, और अभी तक भागलपुर के बाद ही वो घुसेगी वहां सीमांचल में। आज रात को नौगछिया में रुके हुए हैं वो लोग, हाँ, और नौगछिया के बाद सीमांचल ही आ जाएगा, सीमांचल आ जाता है। तो अब वहां पे तो और व्यापक तरीके का जन समर्थन मिलेगा। और जो पिछले चुनाव में सीमांचल में MIM के कारण थोड़े बहुत चुनावी नुकसान भी हुए थे इंडिया गठबंधन को, या BJP, RJD और कांग्रेस अलायंस को, वो अभी उसी कोई दिखाई नहीं पड़ेगा वहां।
सवाल केवल यही है कि राहुल गांधी उन मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं जो लोगों को सीधे प्रभावित करते हैं। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है चुनाव आयोग को, उससे राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो और पुख्ता हो गई, मजबूत हुआ, बिल्कुल पुख्ता हुआ। और निर्वाचन आयोग जितनी बातें कर रहा था सबको खारिज कर दिया, चाहे वो आधार को स्वीकार करने का सवाल हो, चाहे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का सवाल हो, चाहे जो जिन लोगों के नाम कटे हैं उनकी सूची प्रकाशन का सवाल हो, चाहे मशीन रीडेबल मतदाता सूची उपलब्ध कराने का मुद्दा हो, बीएलओस के कार्य दायित्व का निर्धारण हो, जितने भी चीजें हैं उन सभी मुद्दों पर निर्वाचन आयोग की जो पहल थी उसको सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। और अगर जब यह अस्वीकार किया तो स्वाभाविक सी बात है कि आम लोगों में इस बात का संदेश गया कि जो निर्वाचन आयोग कर रहा था वो कानून सम्मत नहीं था, वह आम मतदाता के पक्ष में नहीं था, आम मतदाताओं को राहत देने वाला नहीं था, मतदान की प्रक्रिया में योग्य मतदाताओं को बनाए रखने और मतदाता सूची को अद्यतन करने की कोशिश के हिस्से वो नहीं थे। उसको उन ऐसे उपाय अपनाए गए थे जिससे मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पे कटे। यह जो मैसेज देने का कोशिश किया था राहुल गांधी ने वो कामयाब हुआ कि अगर यह तरीके इसीलिए अपनाए गए थे कि मतदाता अद्यतन सूची न हो बल्कि नाम काट दिए जाए। और यह बात जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा था कि 2 करोड़ मतदाताओं के नाम कटेंगे, तो यह बात यह नैरेटिव और आगे बढ़ता चला गया और सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से विपक्ष के द्वारा जो बात लोगों के बीच में ले जाई जा रही थी उसको ताकत मिली है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का काम इंक्लूसिव सबको शामिल करने का होना चाहिए, एक्सक्लूड करने का नहीं होना चाहिए, कि ये उद्देश्य लेके चले कि हमें इतने लोगों को बाहर कर देना है, ये कर देना है। होना ये चाहिए कि जितने लोग मतदाता बनने के काबिल हैं उनमें से कोई छूट ना पाए, सबको मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। राजेश जी, आप याद कीजिए कि जो अवकाशकालीन पीठ थी न्यायमूर्ति संजय धुलिया साहब की, जी, उस समय भी एक टिप्पणी की गई थी, लगातार सर्वोच्च न्यायालय इस बात को कह रहा है। और आप याद कीजिए हमारे आपकी स्मृतियों में एक भी रिवीजन का प्रयास कार्यक्रम ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें यह ना रहा हो कि लोगों के नाम काटे जाएंगे। जी, हमने आज तक कभी भी किसी मुख्य निर्वाचन आयोग का यह बयान नहीं छपा कि इतने लाख इतने करोड़ लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। किस आधार पर इस बात को कर सकते हैं? और अचानक इतने बड़े लोगों का नाम कैसे काटा जा सकता है जब प्रतिवर्ष आप रिवीजन का काम करते हैं, हर चुनाव के मौके पर आप रिवीजन का काम करते हैं? या तो वो पाखंड था या आज आप जो कर रहे हैं वो पाखंड है। कोई एक ऐसा अभियान है जो जिसमें वो काम नहीं किया गया जिसका नारा दिया गया। और मान लीजिए कि ज्ञानेश कुमार जी आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त तो पहले से है वो। इस सरकार ने राजीव कुमार जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पहले निर्वाचन आयुक्त भी थे। इतना लंबा समय उन्होंने बताया, उनके कार्यकाल में कितने रिवीजन के काम हुए हैं? क्यों ऐसा हो गया कि अचानक आपको 56 लाख मतदाताओं का 66 लाख मतदाताओं के नाम काटने पड़े और लक्ष्य आपका 2 करोड़ मतदाताओं का नाम काटने का रहा हो? यह रिवीजन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। ये मतदाता सूची को अद्यतन करने का प्रयास नहीं हो सकता। ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है और किसी न किसी दल विशेष को प्रभावित करना चाहते हैं। ये अगर आप पारदर्शी तरीके से अभियान को नहीं चलाते तो निश्चित रूप से आपको लेकर के संदेह पैदा होगा और संदेह निरंतर गंभीर होता जाएगा अगर आपने अपनी कार्यशैली नहीं बदली। जी। अब मैं दूसरे पार्ट पर आता हूं कि ये तो बिहार में जो माहौल है। आज प्रधानमंत्री मोदी थे, वो भी बहुत कुछ ऐसा नहीं बोल पाए, एसआईआर पर उनको कुछ खास बोले नहीं, खास क्या कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने भ्रष्टाचार जो कल ये विधेयक आया उसको लेकर के बात की, भ्रष्टाचार को लेकर के, और निशाना साधा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए हुए। और दूसरी तरफ उन्होंने घुसपैठियों की बात की और आधा भाषण उनका विकास की, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ट्रेनें चलवा दी, पुल बनवा दिए, बहुत सारी चीजें, और कितने लाख करोड़ रुपए बिहार को दे दिए।
ये सब रहा, लेकिन उसका कोई खास इम्पैक्ट दिखाई दिया हो ना। तो पब्लिक बहुत रिस्पॉन्सिव थी और ना जो मैं पहले जो कह रहा था जो बात कि कोई ऐसा मंत्र दे पाए कि एनडीए के नेता लोग उसको ले करके ये जो माहौल दिख रहा है भागलपुर में इसका सामना कर सके। तो एक तो ये बात, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जो आज किया है उसके बाद जो स्थिति बनी है वो एक तो चुनाव आयोग के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, जो उन्होंने 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो बातें कही थी, जिनको उन्होंने संविधान का बहाना लेते हुए कि हम संविधान के लिए काम करते हैं, संविधान में जो लिखा हुआ है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सब पलट दिया। और संविधान का व्याख्याता तो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ही माना जाता है अपने देश में, कि व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति को भी अगर कुछ चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से ही पूछती। जैसे अभी वो एक जो मामला था, फैसला था, उसमें भी उन्होंने रेफरेंस मांगा है, रेफरेंस दिया है कि भाई ये इन पॉइंट्स पर आप क्लियर करिए। तो उससे बड़ा तो कोई संविधान का मामला, संविधान का जानकार है नहीं और ना कोई व्याख्यायित कर सकता है। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कि जब कल संसद सत्र समाप्त हुआ तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि समाप्ति के मौके पर जब स्पीकर एक तरह से समरी प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगते रहे। जो नारे इस सभा में लग रहे थे वही नारे वहां पर लग रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री के लिए ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए, अच्छा नहीं है, वो सब अपनी जगह। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो स्थितियां बना दी हैं उसमें जो न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल में तो कुछ भी ये सब कुछ ऐसा नहीं लगता है कि भाई कुछ अजीब सी बात हो गई। हाँ, आज से 15 साल पहले अगर ऐसा होता तो शायद लगता कि ये जो परंपराएं हैं, जो नैतिकता है, जो एक मर्यादा होनी चाहिए, उसका उल्लंघन हो रहा है। लेकिन यहाँ तो रोज मर्यादा का उल्लंघन होता है। जैसे आज ही बोध गया में जो सभा थी जिसमें राज्यपाल भी थे, जिसमें मुख्यमंत्री थे, सरकारी कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने विपक्षी दलों को निशाना बनाया। हम लोग पहले सोच ही नहीं सकते थे कि प्रधानमंत्री का सरकारी कार्यक्रम हो, उसमें वो विपक्षी दलों को निशाना बनाए। हमने तो नहीं सुना। जब से मुझे याद है, राजीव गांधी से लेकर और मनमोहन सिंह तक हमने नहीं सुना कभी प्रधानमंत्री ने सरकारी कार्यक्रम में विपक्षी दलों को निशाना बनाया हो। अनम्यूट करना पड़ेगा। राजनैतिक कार्यक्रम और सरकारी कार्यक्रम हमेशा अलग अलग होते रहे और इनका स्वरूप एकदम अलग होता रहा। इस सरकार ने ये भेद ही खत्म कर दिया है। मैंने सरकारी खर्चे पर सरकारी संसाधनों से सरकारी कार्यक्रमों के बीच में राजनीतिक भाषण होने लगे, जो पहले नहीं होता था। और कम से कम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इसको अवॉइड भी करते थे। वो राजनीतिक बात नहीं करते थे क्योंकि उनमें सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहते थे। उन कार्यक्रम रहेंगे ही रहेंगे अगर सरकारी कार्यक्रम है तो। अगर किसी पुल का उद्घाटन है या किसी योजना का उद्घाटन होना है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो रहेंगे। वहां पर राजनीतिक भाषण होना ये कभी भी उसको उचित नहीं माना गया। लेकिन ये इस सरकार के कामकाज में तो एकदम ये अंतर खत्म हो गया है। ये हाँ, पूरी तरह से अंतर खत्म कर दिया है। तो मैं जिस पॉइंट पर आ रहा था सुनील जी, वो ये कि 2019 याद करिए या आज से 2 साल पहले का याद करिए, 1 साल 1.5 साल पहले की बातें याद करिए। जब प्रधानमंत्री मोदी संसद में आते थे या किसी सभा में भी जाते थे तो वहां मोदी 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 के नारे लगाने लोग शुरू कर देते थे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि संसद में जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। और ये स्थिति दरअसल लोकसभा चुनाव, अगर आप देखें, लोकसभा चुनाव से बहुत तेजी से प्रधानमंत्री मोदी का जो आभा थी उसका क्षय होना शुरू हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो 1 महीने का संसद सत्र रहा है, इसने बिल्कुल उनको तेज विहीन कर दिया है। जो एक आभा मंडल बना हुआ था, निस्तेज कर दिया प्रधानमंत्री को। और ऐसे में जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या राहुल गांधी का यानी नेता प्रतिपक्ष का सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री को चैलेंज करना कि आप बोलो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है अगर आप में हिम्मत है तो, और प्रधानमंत्री का ना बोल पाना, ये सारे मैसेज गए हैं।
और दूसरी बात कि जो 7 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी की, उसके बाद एक सवाल और खड़ा होने लगा, क्या ये इस सरकार की वैधानिकता पर भी सवाल लोगों के दिमाग में आने लगे। भले बड़े स्तर पे ना खड़े हो रहे हो, लेकिन लोग सोचने लगे हैं कि ये 30 सीटें अगर हार जाते तो सरकार नहीं होती। अभी पनवेल का किस्सा सामने आया है, शायद आपने पढ़ा हो। पनवेल का किस्सा सामने आया, कल वो स्टोरी आई। पनवेल में, पनवेल विधानसभा जो मुंबई के पास है, रायगढ़ जिले में, पनवेल में जो हारा हुआ प्रत्याशी था, उसको लगा हम हार कैसे गए। उसने बताया कि हम ऐसे हारे हैं क्योंकि उसने चुनाव से पहले जो मतदाता सूची आई थी, उस मतदाता सूची का पूरा अध्ययन किया। उसमें निकल के आया कि इतने लोग डबल वोट, डबल इनके नाम है, इतने लोग हैं जिनके दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नाम है, वो हजारों में संख्या है। तो लेकिन जब उसने शिकायत की तब तक चुनाव शुरू हो गए थे, तो ये कह दिया गया कि कुछ नहीं हो सकता इसमें, अब तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। वो कोर्ट भी गया तो कोर्ट ने भी नहीं सुना। जब नतीजे आए तो वो चुनाव हार गया। तो उसने स्टडी करनी शुरू की अपने उसी को लेकर के। अब उसमें एग्जैक्ट संख्याएं निकल आई हैं कि कितने लोग 2 बार एक ही विधानसभा क्षेत्र में उनका वोटर लिस्ट में नाम है, कितने लोगों का 3 बार नाम है, कितने लोगों का 4 बार नाम है। और दरअसल वो जो जानकारी उसने चुनाव आयोग से मांगी, वो जानकारी नहीं मिली। तो उसके जो बूथ एजेंट्स थे, वो जो टिक करते रहते हैं कि किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, इस तरह का रहते हैं ना, वो लोग टिक करते रहते हैं जो एजेंट्स होते हैं। तो उनका सबको एक्सेल सीट पे डाल करके और उनसे मिलान किया। तो तमाम इस तरह की गड़बड़ियां जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वैसी गड़बड़ियां वहां भी निकल के आई हैं। अभी कुछ बूथ उनके बचे हुए हैं। वो स्टोरी कैसे, फ्रंटलाइन पे मैंने वो स्टोरी पढ़ी कल। तो एक जो महाराष्ट्र को लेकर के कहा जा रहा है, भले राहुल गांधी ने कोई उस तरह की रिसर्च ना की हो, लेकिन एक विधानसभा, उसने अपनी विधानसभा नहीं, आसपास की 3-4 विधानसभा का अध्ययन कर लिया है। और वो 3-4 विधानसभा का जो अध्ययन किया है, उसमें इस विधानसभा के हजारों लोग दूसरी विधानसभा में भी है। ये कहानी भी है। और उनमें क्या है, सिर्फ एज बदल दी गई, 30 साल, कहीं 22 साल कर दिया गया, लेकिन पेरेंट्स का नाम वही है, उनका नाम वही है। तो 1-2 के साथ हो सकता है कि पेरेंट का नाम वही मिल जाए, भाई अपना नाम भी मिल जाए, पेरेंट का नाम भी मिल जाए। हजारों सैकड़ों की संख्या में ये चीजें नहीं हो सकती, ये संयोग नहीं हो सकता है। तो उसको लेकर के मामला खड़ा हो रहा है। तो महाराष्ट्र के चुनाव बहुत जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसकी तस्दीक होती जा रही है। ये तो सही है। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी ने चुनाव की शुचिता को लेकर के जो सवाल पैदा किए, उनको दूर करने में निर्वाचन आयोग विफल रहा। आप ये कह सकते हैं, माना जा सकता है कि ठीक है कि ऐसे 2-4 नाम आ सकते हैं जिनका नाम 2 जगह दर्ज हो, लेकिन अलग अलग विधानसभाओं में दर्ज होगा, अलग अलग ईपी कार्ड उनके होंगे, और उन्होंने वोट भी दिए, जो उसका अपना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वोट भी दिए। ये कैसे संभव है? और यह बिना निर्वाचन आयोग की जानकारी के संभव नहीं हो सकता। और आज की स्थिति में तो ऐसा नहीं है ना। मान लीजिए कि निर्वाचन आयोग के पास तो मशीन रीडेबल मतदाता सूची है, वो तो जहां उसने डाला कि सब नाम आ गए एक साथ, और सबके नाम और पिताजी का नाम और निवास का पता आपको मिल गया। और कम से कम अगर निवास के पता अलग भी है और पिता के नाम और मतदाता का नाम एक है, इसके आधार पर आप उसके कर सकते हैं, आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। और इसको करने में कोई आपको बहुत समय तो लगेगा नहीं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं को तलब कर सकते हैं कि साहब 2 महीने के भीतर। हाँ, तो ये इसीलिए जो मैंने चुनाव के मतदान की प्रक्रिया में जो झोल दिखाई पड़ रहा है, जिसको विपक्ष ने या राहुल गांधी ने उठाया, इसका कोई जवाब निर्वाचन आयोग नहीं दे रहा, और उससे बचने के लिए वह गैर पारदर्शी तरीकों का बहाना ले रहा है। तो लोगों की आशंकाएं जो है वो विश्वास बदलते चली जा रही है। वो न हो ऐसा हुआ। अब जैसे अभी तक मैंने नहीं पढ़ा था, महाराष्ट्र राजा आपने उल्लेख किया, अभी तक सभी लोग मान के चल रहे थे कि जो राहुल गांधी महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर के जो बातें की हैं वही तक है। अब इंडिविजुअल आने लगे, या एक जो
जिस गांव की बात आई थी जहां से एनसीपी का उम्मीदवार चुनाव जीता था, मार्करवाड़ी, मार्करवाड़ी, वहां का जो मुद्दा आया जहां पे निर्वाचन आयोग ने मॉक पोलिंग नहीं होने दिया या स्थानीय प्रशासन ने मॉक पोलिंग नहीं होने दिया। ये स्टोरी है, ये जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, मैंने प्रिंट निकाल के रखा है। अब पनवेल का ये स्टोरी है, पनवेल की। अब सवाल यह है कि अगर इस एक खबरें आ रही हैं तो इसका क्या जवाब है? और स्वाभाविक सी बात है कि इन खबरों के बीच इसका जो लाभार्थी वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, यहाँ भी जो जीते हैं वो महायुति के भारतीय जनता पार्टी के प्रशांत पार्टी के ठाकुर उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली के समर्थन में खड़ी है। तो जो आरोप लग रहा है निर्वाचन आयोग उसकी सफाई नहीं दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसकी लाभार्थी दिखाई पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। स्वाभाविक से एक कंक्लूजन लोग निकालेंगे कि निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी में मिली भगत है, कोई बात करने के लिए आप नहीं तैयार है। आरोप ये लग रहे हैं कि पूरे के पूरे चुनाव को प्रभावित किया गया, कई मतदाताओं के नाम कई जगहों पर हुए, उन्होंने 2-3 जगह पे मतदान किया और कुछ लोगों के नाम जानबूझ करके काटे गए जो भारतीय जनता पार्टी से असहमत है। इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। आप उन लोगों का नाम सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है बिहार के संदर्भों में जिनका नाम आपने काटा है। सर्वोच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप करने का विषय है क्या? सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश दे किसी संस्था को कि आप ऑनलाइन इसकी व्यवस्था कीजिए, ये कहने की बात है? यह तो आज की टेक्नोलॉजी के युग में आपकी कार्यशैली होनी चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए कि अधिकाधिक संख्या में और जल्दी से जल्दी काम को निपटाने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय आपको आदेश दे रहा है। जिस अभिलेख को आपको स्वाभाविक तौर पर स्वीकार करना चाहिए, आप इस देश के नागरिकों की निवास के की जानकारी के लिए या जन्म स्थान के लिए, उस अभिलेख को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। जो अभिलेख आपने खुद जारी किया है मतदाता पहचान पत्र के नाम पर, आप उसको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। तो कौन सी कार्यशैली आपने अपना ली है जो जनता के हित में हो? स्वाभाविक सी बात है कि ये जो पनवेल वाला जी, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकसभा में जो भाषण, मेरा अपना मानना है, मैंने मतलब 2014 से 19 से 24 तक कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मोदी जी की मौजूदगी में लोकसभा में या राज्यसभा में इस तरह के नारे लग जाएंगे। अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा में और लोकसभा में गो बैक के नारे लगातार लगते रहेंगे। अमित शाह के लिए तड़ीपार का भी नारा लग गया है कल। वही मैं कहा, तड़ीपार का भी नारा लगा राज्यसभा में। और कोई यह वही सरकार है जिसने अपने मनोनुकूल कार्रवाई न होने पर 150 से ज्यादा सांसदों को बाहर निकाल दिया, लंबे समय के लिए निलंबित कर दिया। 150 सांसदों को निलंबित कर दिया। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया। अब सोचिए, पहले आज बोलने की स्थिति में आप नहीं है। वो है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो बना। पारदर्शिता के अभाव में निर्वाचन आयोग की कार्यशैली को लेकर के उठे सवाल और उन सवालों के साथ खड़ी हुई बीजेपी कि कोई बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि लोगों के मन में संदेह गया है कि लगने वाले आरोप हो न हो, इससे भारतीय जनता पार्टी ने लाभ उठाया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर। कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी सिविल सोसाइटी का सदस्य, ये कैसे स्वीकार कर लेगा कि जिसका नाम आप काट रहे हैं उसको बताएंगे भी नहीं और वो आदमी उसी इलाके में रह रहा है? आप दिवंगत होने के नाम पर, माइग्रेट होने के नाम पर आप बड़े संख्या में लोगों का नाम काट दें और किसी के दावे को आप स्वीकार न करें। राजनीतिक दलों पर आप अनाप शनाप आरोप लगाते रहें। जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उसी के ऊपर आप दुनिया भर के आरोप लगा दें, जो अतार्किक और गैर जिम्मेदाराना तरीके से। कैसे को आम आदमी कैसे मान लेगा इस बात को? अगर आप उसकी सफाई में कुछ कहते, तार्किक तरीके से कहते हुए नजर आते, निश्चित रूप से राहुल गांधी का नैरेटिव नहीं चल पाता। लेकिन निर्वाचन आयोग, जो आपने बात कही ना कि निर्वाचन आयोग के 17 तारीख को जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने और विषय गंभीर कर दिया। आप कुछ एक से आधी अधूरी बात। बिहार के लोगों ने, जिन लोगों ने 2003 का रिवीजन देखा है और आज आप 2024-25 में आप जो रिवीजन कर रहे हैं, उसमें इतना बड़ा अंतर, उसमें एक भी अभिलेख नहीं मांगा गया। घर घर जाकर के उनके मतदाताओं की जांच की। 8 महीने तक वो एक्सरसाइज चली थी। 250 दिनों से अधिक समय तक चलता रहा। आप वो भी झूठ बोल रहे हैं कि इसी बरसात के दिनों में वो रिवीजन हुआ था।
जाड़े तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वो मामला गया था। तो संदेह नहीं पैदा होगा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, गलत तथ्य रख रहे हैं। जो काम निर्वाचन आयोग ने घर घर जाकर के पूरा किया हो, उस कार्य के लिए आपने सभी मतदाताओं को, 8 करोड़ मतदाताओं को जमीन पर ला दिया कि नहीं सब लोग अब लग जाओ अपने अपने अभिलेख जुटाने में। संदेह पैदा होना तो स्वाभाविक है कि जो काम कभी नहीं हुआ, मतदाताओं से कभी अपेक्षा नहीं की गई, मतदाताओं को साबित करने की जिम्मेदारी, खुद के नागरिक होने की जिम्मेदारी कभी नहीं सौंपी गई, आप उस तरह शैली अपना लिए और भारतीय जनता पार्टी आपके समर्थन में खड़ी दिखाई पड़ रही है। तो यह जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना, वो बना निश्चित रूप से बना कि अपने व्यापक जन समर्थन होने का दावा करने वाले, अपनी लोकप्रियता का बड़े बड़े दावे करने वाली जो सरकार और नेता हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल है। और फिर ये सरकार, आप जो दावा कर रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं? जो आज मान लीजिए कि गया जी में जो दावे हो रहे थे, पुल बन गई, सड़क बन गई, यही तो बात करते हैं आप। लोगों के जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन आया हो, या बिहार के जो रियल इश्यूज हैं उनको कोई संबोधित करता हुआ कार्यक्रम लागू हुआ हो, उसकी बात कीजिए। प्रधानमंत्री ये बोल रहे थे कि गया जी से राजधानी शुरू हो गई है, जनता शताब्दी शुरू हो गई है, दिल्ली पहुंचने का साधन बहुत बढ़िया हो गया है, मेड इन इंडिया ट्रेन शुरू हो गई है। लेकिन आप सोचिए किस लेवल पर जा रहे हैं। गया जी जो है वो देश के उन पहले स्टेशनों में है जहां इस देश की पहली राजधानी गुजरी, क्योंकि पहली राजधानी दिल्ली से कोलकाता के बीच चली। हाँ, और वो गया जी से होके जाते हैं, गया स्टेशन, और दूसरा रास्ता मतलब लूप लाइन है। हाँ भाई, दो ही लाइनें हैं, गया से होके या पटना से होके। पटना तो वो तो लूप लाइन हो गई, पटना से होकर के है, ये वाली मेन लाइन हुई। और इस पर इस समय इतनी, और आज से नहीं चल रही है, जब से राजधानियां चलनी शुरू हुई हैं तब से इस रूट पर इतनी राजधानियां चल रही हैं। दो तो वहां रुकते भी हैं, रुकती भी है, सारी राजधानियां रुकती है, सारी राजधानी रुकती है, सारी राजधानी। और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे यहाँ के युवाओं को दिल्ली जाने की बड़ी सुविधा हो गई। तो ये चीजें चल रही हैं। खैर, तो जिस बात पर मैं आगे आना चाह रहा हूं कि ये तो देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का हश्र हो रहा है कि उनकी जो वैधानिकता है उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। वोट चोरी उन पर चस्पा होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये नारे पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लग रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब पूरे देश में ये नारे सुनाई देने लगेंगे। बंगाल में सुनाई देने लगे, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर सुनाई देने लगे। 1 तारीख को जब यहाँ सभा हो रही है, उस दौरान समाजवादी पार्टी ने सीपीआई उत्तर प्रदेश में हर जगह प्रदर्शन कर रही है उसी दिन, इसको लेकर के, एसआईआर को लेकर के। तो ये चीजें फैल रही हैं। दूसरी तरफ आपने जो, चाहे इकोनॉमी का फ्रंट हो या दुनिया के लेवल पर, जो दोस्त आपका था उसने दगा दे दिया। आप चाइना से जिस तरह की चीजें थी, अभी 15 दिन पहले आप कह रहे थे छोटी आंखों वाले गणेश जी नहीं खरीदने हैं, कहने का मतलब ये था कि चाइना से आ रहे हैं। अब वही चाइना, आपका दोस्त, आप चाइना जा रहे हैं, अभी उनके वांग यी जो विदेश मंत्री हैं वो आए थे, तमाम तरह के समझौते किए गए। इससे भी बहुत सारी चीजें, स्थितियां गड़बड़ हुई हैं। अब जो विधेयक लाया गया, संविधान संशोधन विधेयक 130वां, जिसमें मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों, कहने को प्रधानमंत्री भी है, प्रधानमंत्री पर कौन एफआईआर करेगा? उनको तो वैसे ही कवच मिला हुआ है। प्रधानमंत्री पर एफआईआर और उनको कोई कांस्टेबल या दरोगा जेल में बंद कर दे, अरे डीजी गिरफ्तार कर सकता है क्या? दरोगा कुछ बात छोड़ दीजिए, डीजी की ताकत है, यहाँ चला जाएगा दरवाजे पर। तो बेमतलब का नैरेटिव बनाना है ना। नहीं, फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि देश में कोई कानून ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कानून ही नहीं है। हाँ, कोई किसी डीजी के मन में आया तो वो जाकर के प्रधानमंत्री को बंद कर दिया, मतलब तमाशा बना दिया बिल्कुल उन्होंने। खैर, इस अपने आर्गुमेंट को, इस विधेयक को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। आज गया में बेच रहे थे, और गया में कह रहे थे कि साहब होना चाहिए कि नहीं, बताइए, मुख्यमंत्री हिरासत से चिट वो साइन कर रहा है, ऐसा होना चाहिए क्या? लेकिन इसका जो बहुत बड़ा असर है, वो असर जो उनके सहयोगी हैं, सबसे पहले तो वहीं पर शुरू होगा। और आज नीतीश कुमार को लेकर के तमाम तरह की जो इस सभा के बाद तमाम तरह की चर्चाएं हैं। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट तो चलिए बड़ा सरकास्टिक ट्वीट था
कि उनका पिंडदान हो जाएगा, नीतीश कुमार का पिंडदान गया में। गया चूंकि ऐसी जगह है जहां पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन और भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने लालू जी के ट्वीट के साथ एक वीडियो भी उन्होंने अपलोड किया है, वो बड़ा मजेदार है। और सीधे सीधे मोदी जी कार्यशैली पे हमला है। सीधे सीधे मोदी जी कार्यशैली पे हमला है। मतलब इस जो उन्होंने बोला है नीतीश कुमार जी के उसको लेकर के, और उसके साथ साथ तो वीडियो भी है। तो देखिए है ना कि अगर कोई चीज धरातल पे नहीं है या उस मजबूत नींव पे नहीं खड़ी है तो उसका विमर्श आप बना नहीं सकते। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि बिहार की तरक्की के लिए ढेर सारे काम हुए हैं, तो आपके भाषण से लोग स्वीकार नहीं कर लेंगे उस बात को। जी, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी में जनहित में बहुत सारे काम हुए हैं और जनता को उसका एहसास नहीं हो रहा है, तो उससे कोई विमर्श बनता नहीं। आप अगर ये बताना चाहते हैं, जो आप संशोधन लेकर के आए, क्या यह संशोधन के नाम पर कहीं देश में कोई हलचल मची हुई है? वो जो बीजेपी के समर्थक वर्ग है, ये भक्त मंडली जो है, उसके लिए ठीक है, वो तो मानता है कि बड़ा भाई काम हो रहा है, तो उससे मोदी जी कुछ भी कह दें वो बहुत बड़ा काम मान लेते हैं। लेकिन जो पब्लिक एट लार्ज जिसको कहते हैं आप, उसमें इसकी स्वीकृति बन पा रही है क्या? नहीं बन सकती, प्रश्न ही नहीं है। और आप नैरेटिव बनाने लगे कि आज 11वें साल में, अपने सत्ता के 11वें साल में आप नैरेटिव बना रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब पूरे 11 साल तक जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में नहीं, वो आ गए। लेकिन सुनील जी, एक चीज और, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला था और जिस तरह की चीजें, बड़ा सवाल है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई हो सकता है क्या? और उसको करोड़ों अरबों रुपए लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और उन सब, ये तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव और कई जगह स्टोरीज आई हैं, पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आई हैं, कैसे कैसे उनको क्या क्या फायदे दिए गए। यहाँ तक कि जिस वैक्सीन की बात कही जाती है, उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी पैसे लिए गए, उसको व्यापार करने के लिए दिया गया। हाँ, उसको भी निःशुल्क के नाम पर उसे व्यापार करने की उसको अनुमति दी गई। हाँ, ऐसा थोड़ा था कि यूं ले लिया गया। तो वो तो बहुत बड़ा आरोप है भ्रष्टाचार का। उसके पूरी सरकार घिरी होगी। नाम न बताना पड़े इसके लिए कितने पाखंड किए गए सर्वोच्च न्यायालय के सामने। अभी जो पीएम केयर फंड है, उसकी स्थिति क्या है? वो इतना अपारदर्शी योजना है आपके पास, और आप उसके पक्ष में खड़े हैं। आप कहते हैं नहीं ये बहुत जरूरी है। आप कहते हैं कि तो पीएम के नाम पे मिला। अरे पीएम का कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है क्या? उसको प्राइवेट फंड बताते हैं, निजी है वो, निजी फंड बता रहा है, जबकि सरकारी खजाने से पैसा लिया गया। हाँ, सरकारी बजट से पैसे का लोगों ने उसमें धन आमंत्रित किए गए, उसको आद्यापात के लिए तैयार है। तो पूरी कार्यशैली आपकी गैर पारदर्शी है। पूरी कार्यशैली बां ऐंठ करके पैसा वसूलने की है। पूरी कार्यशैली लाभ लेने के लिए कारपोरेट का उत्पीड़न करना है, अपने चहेतों कारपोरेट का समर्थन देना है, और आप अचानक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो गए। तो कैसे लोग स्वीकार कर लेंगे इसको? आपकी कार्य, आप सोचिए ना, कैसे नैरेटिव कैसे बनता है। श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर यही तो आरोप था कि उन्होंने सरकारी संसाधनों का उपयोग करके चुनाव जीता। नहीं, लेकिन दर्शकों को ये बता दीजिए सुनील शुक्ला जी कि वो सरकारी संसाधन थे क्या जिनका आरोप लगा। एक व्यक्ति का इस्तीफा न होना और स्वीकार करने के पहले उसका चुनावी गतिविधियों में शामिल होना। वो इस्तीफा दे चुका था, इस्तीफा दे चुका था, स्वीकार नहीं हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस अकेले आदेश से इंदिरा गांधी का पूरा भामंडल तितर बितर हो गया। पूरे देश के पैमाने पर लोग सड़कों पर उतर आए, और आज तो इतने बड़े सवाल पैदा हो गए। आप इस बदलते हुए राजनीतिक माहौल को अपने राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण के आधार पे आप छिपा नहीं सकते। और ये आपका जो जिन मुद्दों पर आप राष्ट्रवाद के नारे को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो मुद्दे बहुत कमजोर है। उसको लोग स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं। अगर कुछ सफलताएं होती इस दिशा में, निश्चित रूप से आपको मान भी रहे थे। 2014 से 19 तक कोई आलोचना नहीं कर सकता था प्रधानमंत्री की।
मोदी जी का नाम को नहीं ले सकता था, जनता उनके साथ खड़ी थी, ढेर सारे लोगों ने उम्मीद पाल रखी थी। लेकिन केवल और केवल नैरेटिव बनाने के लिए आप काम करते रहेंगे, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए काम करते रहेंगे, तो फिर वास्तविक काम नहीं होगा, फिर आप उसी में रह जाएंगे। और यह गवर्नेंस की तो बात ही नहीं करते हैं आप, अपने किसी योजना का, किसी कार्यक्रम अभी का। तो उन्होंने एक जोरदार, जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया, जो 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। आप याद करिए, पहले उन्होंने ये कहा था कि हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस था, बिल्कुल सही, ये उनका नारा था। और इस बार उन्होंने कहा है हर आदमी की जिंदगी में गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये लाल किले से बोला है उन्होंने इस बार। हाँ, बोला जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वही तो, मतलब किसी चीज की आप अपनी पुरानी बात को याद नहीं रखते, घोषित योजनाओं का आप मूल्यांकन नहीं करते, उनके में उससे होने वाले लाभ नुकसान पे कोई आप चर्चा नहीं करते, विपक्ष को आप स्वीकार नहीं करते, असहमतियों को आप स्थान नहीं देते, विपक्ष के साथ बैठने के लिए आप तैयार नहीं होते। वही विभाजन की राजनीति, वही राष्ट्रवाद की राजनीति, वही ध्रुवीकरण की राजनीति कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? लेकिन अब वो पोल गई खुल। और दूसरा ये हुआ कि विपक्ष ने डरना बंद कर दिया है। राहुल गांधी हिम्मत के साथ खड़े हैं और चैलेंज कर रहे हैं। और इस बार पार्लियामेंट में ये दिखने को मिला, कोई भी विपक्षी पार्टी अब डर नहीं रही है। और इसलिए ये जो माहौल दिखाई दिया है, इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि डरना लोगों ने बंद कर दिया। और यही मोदी जी का सबसे बड़ा डर है। जब तक लोग डर रहे थे, वो अपने को मजबूत पा रहे थे। अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है, तो मोदी जी डर रहे हैं। क्योंकि अब क्या होगा, अब तो वो चीज रह नहीं गई। पहले तो ये था भाई इनके खिलाफ ये मामला है, इसलिए मायावती चुप बैठी हुई है। मायावती अभी भी चुप है। अखिलेश यादव तो अगर चुप भी हैं तो ये कहा जाता था इनके खिलाफ ये हो सकता है। लालू यादव तो ये चल रहा है, डीएमके तो ये हो रहा है, चंद्रा बाबू तो ये। अब सारे लोग बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं। अब देखिए, सारे लोगों तो आप कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो प्रमुख राजनीतिक दल है, मैं विपक्ष के लोगों की बात कर रहा हूं। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं। विपक्ष जैसे नहीं, जैसे जगन रेड्डी इंडिया गठबंधन में नहीं है, वो तो सपोर्ट करते हैं। विपक्ष में तो है, वो एनडीए में भी नहीं है, वो एनडीए में भी नहीं है। हाँ, एनडीए में मतलब मेरा कहना जो प्रमुख विपक्षी दल है वो एकदम खुल के सामने आ गए। बिल्कुल, खास तौर पे जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में सारे लोग मजबूती के साथ खड़े हो गए और उन्होंने डरना बंद कर दिया है। और देखिए, ये भी लगने लगा ना राजनीतिक दलों को कि जिन राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में गया हो, खत्म हो गया। हाँ। आज शिंदे साहब को लग रहा होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला करके कितना बड़ा राजनीतिक भूल किया। सबसे पहले तो शिरोमणि अकाली दल, आज उसकी अकाली दल क्या हो गई? सबसे पुराना सहयोगी था उनका, सबसे पुराना सहयोगी था। प्रकाश सिंह बादल को लेकर के मोदी जी कितनी तारीफ करते थे और क्या सब उनको इंडिया की बैठकों में इज्जत दी जाती थी। वहीं हरसिमरत कौर बादल इस्तीफा दे दी, कोई एक बार कहने भी नहीं गया कि आप पार्टी में आइए, आप गठबंधन में आइए। आज संवाद तक करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और किसानों के मुद्दों पर हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ा था। आज कोई बात नहीं हो रही है। तो अब आप सबको ये एहसास होने लगा कि बीजेपी के साथ जाने का मतलब क्या है, और बीजेपी का विस्तार सत्ता में रह करके हो सकता है। क्योंकि जो उनके हथकंडे हैं, राजनीतिक दलों को तोड़ना, चुनी हुई सरकारों को काम न करने देना, लोगों के ऊपर दबाव डाल करके उनको अपने साथ मिला लेना, सरकारों को गिरा देना, बड़े पैमाने पर इस्तीफा करा देना कि चुनी हुई सरकारें गिर पड़े, फिर उन इस्तीफा देने वालों को अपने साथ पार्टी में शामिल करना, फिर उनको अपने टिकट पर चुनाव, पर कितने तरह के राजनीतिक दुष्कर्म किए गए। जिस राजनीतिक सुचिता की बात आप करते रहे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर एक वह वर्ग जिसने राजनीतिक सुचिता के लिए, नैतिकता के लिए, साफ सुथरी राजनीति के लिए, पारदर्शी कार्य शैलियों के लिए आपका समर्थन किया था, उसको निराशा हुई है, वो आपसे अलग हो गया। और यह आपसे अलग होने वाले लोगों की तादाद निरंतर बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने साफगोई के साथ अपनी विश्वसनीयता अर्जित की है, अपनी लोकप्रियता को बेहतर बनाया है, उनकी जन स्वीकृति बढ़ती चली गई है, और उनके जन स्वीकृति को
खारिज करने का जो आपका तौर तरीका था उसको लोगों ने भी अस्वीकार कर दिया, लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है उसे। नकार दिया। तो बचा क्या आपके पास? गवर्नेंस की बात करने की आप स्थिति में नहीं है। जो प्रमुख आधार आपके राजनीति के रहे हैं वो अपने चरम सीमा पर आपको डिविडेंड दे चुका है। सहयोगियों को के बीच में कोई बेहतर आपके पास संदेश नहीं है। जनता से कोई नई बात कहने के लिए आपके पास कोई शब्दावली नहीं बची हुई है। तो फिर किस बिना पर आप अपनी दरकती हुई जो लोकप्रियता है उसको आप रोक लेंगे, या विपक्ष के नेता को आप चुनौती दे सकते हैं? अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उठते हुए जो सवाल है उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। भाई आज भी प्रधानमंत्री का जो भाषण था, मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ कि आप ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात करते हैं और हमारे एयर चीफ मार्शल ने जो क्लेम अभी कुछ दिन पहले किया 9-10 तारीख के आसपास, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 विमान, 5 जेट और एक बड़ा विमान पाकिस्तान का हमने मार गिराया। प्रधानमंत्री आज ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर में इस बात का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। ये तो सबसे बड़ी सफलता है कि हमने पाकिस्तानी सेना के इतने विमान मार गिराए, उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने, कोई उल्लेख नहीं है। और जो बार बार सवाल उठता है ट्रंप को लेकर के, उसमें तो बात ही नहीं करते आप। हाँ, बात ही नहीं करते। और वह देश गौरव का बहुत बड़ा मुद्दा है। वह यह एक विदेशों में जाकर के हमने देखा है, हमारे लिए आत्मगौरव का विषय रहा है कि हम किसी की परवाह नहीं करते और हमने किसी का हस्तक्षेप नहीं मानते। हमारे राष्ट्र नायकों ने ऐसा रास्ता चुना हुआ है। और उसी देश के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति इतनी बार बात कर चुका हो और भारत का नेतृत्व चुप रहे, उससे कोई प्रतिक्रिया न दे, इससे तो आप जो आपका ये प्रधानमंत्री मोदी बहुत कमजोर हुए। अब सवाल ये है सुनील जी, जो थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है उस पर आ जाते हैं, जो हमने थंबनेल पे भी लिखा है, मोदी सरकार कितने दिन। और ये सवाल इस वजह से मेरे दिमाग में आया कि जैसे कल संशोधन विधेयक आया, जिस तरह से सरकार बनी हुई है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, वो जो वहां पर जनसेना जिसके 2 सांसद हैं, जयंत चौधरी 2 सांसद उनके हैं, चिराग के 5 सांसद हैं, ये बड़ी पार्टियां हैं। और इसके अलावा शिवसेना जो है उसके 7 सांसद हैं। तो ये जो गठबंधन है एनडीए, उसकी बड़ी पार्टियां हैं। अब इसके अलावा एक चीज और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो कुछ हुआ, हम सोच नहीं सकते थे, हमें लगता अमित शाह भी नहीं, वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोच सकते होंगे कि उनके डिक्टेट के खिलाफ जाकर के पार्टी के लोग या एनडीए के लोग वोट कर देंगे। पहली तो उनको असफलता तब मिली जब उन्होंने राजीव प्रताप रूडी को कहा कि तुम चुनाव में मत खड़े हो, और राजीव प्रताप रूडी जो उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं वो चुनाव में खड़े हो गए। चलिए, उनको लगा इनको हरा देंगे। संजीव बालियान खड़े हुए जिनका सपोर्ट किया। दोनों सदन मिला करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के 425 सांसद हैं। 425 सांसदों में 290 वोट मिले, और कुछ जो एक्स एमपीज हैं, चूंकि एक्स एमपीज भी उसके इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं, तो 36 से 38 वोट जो हैं वो आए थे, पोस्टल वोट्स आए थे। पोस्टल वोट्स हम यही माने जो एक्स लोग हैं, एक्स एमपीज हैं, उनके ही वोट होंगे वो। अब 290 इधर और 392 मिले आपके इनको, रूडी को। इसका मतलब कि 425 वोट आप इंटैक्ट नहीं रख पाए, इवन भारतीय जनता पार्टी के वोट भी इंटैक्ट नहीं रख पाए। 240 और 99 नहीं, ये तो सही है, ये बड़ा संदेश गया, क्योंकि माना जाता था कि अमित शाह जी का बहुत नियंत्रण है। हाँ, और ये स्थिति थी, अमित शाह वोट देने गए। हाँ, खुद वोट देने गए। हाँ, वोट देने गए अमित शाह। भाई प्रधानमंत्री जी को छोड़ करके जितने पार्टी के बड़े नेता सब वोट देने गए, सब वोट देने गए। ऐसा तो नहीं था। और बाकायदे जो अमित शाह जी के नजदीक सांसद कहे जाते हैं, निशिकांत दुबे जैसे लोग, वो प्रचार कर रहे थे। ये तो गया, इसमें तो इससे कोई एक अलग तरह का चुनाव है, लेकिन एक परसेप्शन तो बना ही। एक पॉइंट ये है। दूसरा, जो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की जो स्थिति बनी, दूसरा पॉइंट वो है। तीसरा पॉइंट, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है।
अगर उस चुनाव में भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार जाएंगे, एनडीए का हार जाने का तो मतलब ये हुआ सरकार गिर जाएगी, फिर तो सरकार बनी रही नहीं सकती है। लेकिन अगर जो उनके सांसद हैं 425, उनमें से 5 वोट कम मिले, 10 वोट कम मिले, 20 वोट कम मिले, इसका मतलब क्या? उसका ही बड़ा संदेश जाएगा, उसका ही बड़ा संदेश जाएगा। और मेरा अपना मान, दो चीज है इस गठबंधन की ताकत क्या है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के कोई वैचारिक आधार तो नहीं है, नहीं है। टीडीपी और बीजेपी का कोई वैचारिक आधार तो है नहीं। ये लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड को कम चुनावी राजनीति में फायदा होगा। अब वो स्थिति भी नहीं है, वो स्थिति नहीं है। ये लगता है शिवसेना शिंदे साहब को कि चुनावी राजनीति में मोदी जी की मौजूदगी से फायदा होगा, वो भी स्थिति नहीं है, वो खत्म हो रही। हाँ, खत्म हो गया। तो अगर मोदी जी की लोकप्रियता में गिरावट इसी तरह से बनी रही, जिसके लगातार बने रहने की आशंका भी है, तो इसको निकट भविष्य में रुक जाएगी या उनकी फिर से लोकप्रियता स्थापित हो जाएगी, इसकी संभावना मैं नहीं देखता। कोई कारण मुझे दिखाई नहीं पड़ता प्रत्यक्षता अभी भी। आगे आने वाले दिन में क्या होगा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि राष्ट्रवाद का नारा और तेजी से बुलंद हो जाए, कोई ऐसे कारक हो जाए जिससे तेजी चल जाए, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। अगर चुनाव जिताने की ताकत नहीं रह जाती है, कारक हो सकता है, लेकिन वो भी थोड़ा मुश्किल है। वो कारक ये हो सकता है पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए, लेकिन अब जो इक्वेशंस बने, नहीं, अब जो इक्वेशंस बने हैं वो चाइना के साथ हमारे संबंध बन रहे हैं, और चाइना जो है वो पाकिस्तान, तो चाइना होने नहीं देगा, नहीं देगा। कर नहीं सकते। नहीं, राजेंद्र जी, मेरा अपना मानना है कि दो देश, खासतौर जो परमाणु शक्ति संपन्न है, उनको पूरी दुनिया लग जाएगी उस युद्ध को रोकने के लिए। आप अपने बुते को निर्णय नहीं ले सकते। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जैसे पिछली बार शुरू हो गया तो शुरू तो कर सकते, इस बार तो शुरू भी नहीं हो पाएगा, शुरू भी नहीं पाएगा, इस बार शुरू भी नहीं हो पाएगा। हाँ, उसके क्योंकि चाइना के अपने इंटरेस्ट है, बिल्कुल और सही आप है। चाइना से दबे हुए हैं, वही तो उस लोकप्रियता के फिर से बहाल हो जाने की निकट भविष्य में कोई वजह मैं नहीं देखता। फिर अगर आपके पास चुनावी लाभ देने की ताकत नहीं रह गई, मतदाताओं को अपने गठबंधन के उम्मीदवारों तक खींच के लाने की ताकत आपके पास नहीं रह गई, तो कौन सी ऐसी वजह है कि फिर आपके साथ कोई पार्टी आपके साथ रह जाएगी? जयंत चौधरी आपके साथ क्यों रहेंगे? अगर उनको कल लगने लगा कि वह समाजवादी पार्टी के साथ जाने से उनकी चुनावी जीत हो सकती है, तो वो उसके साथ क्यों नहीं चले जाएंगे? वो फिर इंडिया गठबंधन के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाएंगे? शिंदे साहब को फिर उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ने में क्या, या शिंदे साहब न भी आवे, उनके सांसदों को उद्धव ठाकरे साहब के साथ जाने में कौन सी दिक्कत होगी? तो उनको फिर चुनाव लड़ना है, फिर उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है। और उनको ये लगने लगा, और यह जो संकेत मिलने लगे हैं राहुल गांधी के द्वारा खड़ा किया गया मुद्दा, उनकी सभाओं में बढ़ती हुई भीड़, एक रिस्पॉन्सिव लोगों की भागीदारी, ये तो संकेत जाएगा। और मेरी अपनी समझ है कि बिहार चुनाव के बाद एक राजनीतिक परिवर्तन देश में दिखेगा अगर एनडीए बिहार से चुनाव हार जाती है जी। ये उसका बड़ा मैसेज आएगा। उससे पहले भी दिख सकता है, मैं थोड़ा वाइल्ड गेस कर रहा हूं, नीतीश कुमार को लगने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में अपना नुकसान ही है पूरी तरह से, तो कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है आपका भी, मैं आपकी बात से मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है उसमें नीतीश कुमार वहां से अलग होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जब जनवरी में 2024 में वो ज्वाइन किया था उन्होंने, उसके 1 महीना पहले वो दिखाई दे रहे थे क्या? हाँ, ये भी सही है, नहीं दिखाई दे रहे थे। तो वो तो अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल सही कहा आपने, अनप्रेडिक्टेबल है। और नहीं, मतलब एक चीज और हो गई है ना कि वो ऐसे लोगों से घिर गए हैं जो प्रो बीजेपी है। नहीं, तो वो तभी तक प्रो बीजेपी हैं जब तक उनको लग रहा है कि बीजेपी की वजह से वो जीतेंगे। अगर ललन सिंह को ये लगे कि हमें तो आरजेडी के साथ ही रहकर जीत पाएंगे, जैसे तो सही बात है। आप ये जो चीजें आ रही वो भी देखिए।
देखने और जो तो वही कारण कि ये हो सकती हैं कभी भी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया, मेरा अपना मानना है कि यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी निश्चित बिहार रूप से चुनाव के बाद। बिहार के चुनाव के बाद फिर बड़ी हलचल मचेगी, क्योंकि आगे वाला जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का, उस पर तत्काल असर दिखने लगेगा। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उसका असर दिखने लगेगा, क्या होने जा रहा है। फिर महाराष्ट्र के चुनाव की स्थिति बनते बने, फिर तो एक बड़ा व्यापक परिवर्तन तो आ हाँ, जाएगा। बहुत सारे, जैसे उत्तर और प्रदेश का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, चुनाव होगा, और ये जो नारा लग रहा है, यह नारा बड़ा प्रभावी हो जाएगा। ये दरअसल और वायरल होता जा रहा है, ये बिल्कुल वायरल हो रहा है, ये वायरल हो रहा है, बिल्कुल वायरल हो रहा है, और इसको काउंटर सरकार और बीजेपी नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो मतलब ये बात कही जा सकती है सुनील जी कि ये सरकार 2029 के चुनाव तक पहुंच पाएगी, इस बात की कितनी संभावना आपको लगती है आज की तारीख में, जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें? राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उनके द्वारा सरकार और मोदी जी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा राजनीतिक माहौल, इसकी जो निरंतरता है और उसमें लोगों की बड़ी भागीदारी है, तो अगर ये सरकार कार्यकाल पूरा नहीं करती तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज सरकार उस औरा के साथ नहीं चल रही है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी दावा करते रहे, या जिस औरा के लिए वो लोग पहचाने जाते रहे। एक मजबूत नेतृत्व, पॉलिसी पैरालिसिस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, राजनीतिक निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम, और अपने मुद्दों को हर कीमत पर लागू करने का एक संकल्प, ये तमाम चीजें बिखरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे ढेर सारे सवाल राहुल गांधी ने खड़े कर दिए हैं, जिसने आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर कई प्रश्न खड़े किए हैं, और उन प्रश्नों का जवाब तत्काल कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है किसी को। तो अगर ये सरकार कार्यकाल पूरा नहीं करती तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी, मुझे तो 3 चीजें देखिए दिख रही हैं जिन मेरी दिलचस्पी है कैसे अनफोल्ड होती हैं। पहला, 9 तारीख को जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उसका नतीजा क्या आता है। और नतीजा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो राधा कृष्णन साहब हैं वो चुनाव हार जाएंगे, बिल्कुल जीतेंगे वो, इतनी जल्दी भी सरकार जाने वाली नहीं है। नहीं, लेकिन राजेंद्र जी, यह उसी तरह का विश्वास है कि मोदी जी बनारस में चुनाव हार नहीं सकते। हाँ, 1.5 लाख के चुनाव का अंतर कोई बहुत मायने नहीं रखता। नहीं, उस पर आ रहे हैं, अभी उस पर भी आ रहे हैं। तो पहला ये है जिस पे मेरी नजर है सुनील जी। दूसरा, राहुल गांधी जो 8-10 सीटों का और उसी तरह से एक्सपोज करने वाले हैं जैसे उन्होंने महादेवपुरा को किया है। और इस बात का बहुत सारे लोग जो पता चल रहा है अंदरूनी सूत्रों से भी, कांग्रेस के लोगों से, उसके हिसाब से बनारस की सीट भी उसमें शामिल है। बनारस और कोटा 2 सीटें जो ओम बिरला की सीट है, ओम बिरला की सीट है, ओम बिरला की सीट। तो अगर वो 7, 6, 7, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस तरह की जिसमें बनारस भी है, उनको राहुल गांधी अब एक्सपोज करेंगे, जैसे जो बेंगलोर वाला एक्सपोज किया, तब तक इतने स्ट्रांग उस पर राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे थे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो SIR पर कहा, इसके बाद बहुत चीजें बदल गई हैं। अब अगर वो 7 का आता है तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि इस सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की वैधानिकता लोग खारिज कर देंगे कि ये वैधानिक सरकार नहीं है। और विपक्ष तो उसे खारिज कर चुका है, उसके संकेत बहुत साफ है कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर नारे लगा दिए। दूसरा, जो टी पार्टी थी उसमें इंडिया गठबंधन का कोई नेता नहीं गया, विपक्ष कहिए उसको। हाँ, पूरा विपक्ष नहीं गया। और इवन यहां तक कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर भी ना तो राज्यसभा विपक्षी नेता वहां गए, ना लोकसभा विपक्षी नेता गए, कि हम आपको मानते ही नहीं हैं कि आप वैधानिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हो। मैसेज ये है। राजेंद्र जी, इससे भी बड़ा सवाल है कि विपक्ष, ये दोनों नेता नहीं गए और भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं बना पाई। हाँ, न जाना तो ठीक है, लेकिन बार का मुझे याद है कि बारिश हो रही थी या कुछ था, खड़गे जी इस वजह से नहीं आए थे कि हमें पार्टी में वो करना है,
तो कितना हल्ला मचा दिया गया था। और इस बार दोनों लोग, राहुल गांधी, खड़गे, दोनों लोग नहीं आए। सोनिया गांधी भी नहीं थी, शायद मैंने देखा नहीं उनको, वो भी नहीं थी। सोनिया गांधी हमेशा रहती थी, वो भी नहीं थी। और ये लोग पार्टी हेडक्वार्टर पे मौजूद थे और वहां पर उन्होंने बरसते पानी में झंडा फहराया है। तो एक दूसरी चीज ये है। और तीसरी चीज, बड़ी चीज है, बिहार चुनाव के नतीजे क्या होंगे। अब इसमें से कोई भी दो चीजें इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। मैं सहमत हूं आपसे, बिल्कुल मैं सहमत। और अगर तीनों नेगेटिव गए इस सरकार के लिए तो गिर जाएगी सरकार। 2026 भी मुश्किल पड़ेगा। नहीं, तो फिर देखेंगे ही नहीं 2026। हाँ। फिर तो यह हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 2026 भी मुश्किल पड़ेगा फिर। हाँ, 2026 का पूर्वार्ध मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुश्किल हो जाएगा। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। 1 घंटा हो गया एग्जैक्टली। तो हमने इतना लंबा सोचा नहीं था, लेकिन बात हो गई। चलिए, तो अपने मित्रों से जो यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे मैं अनुरोध जरूर करूंगा कि यदि आपको हमारी ये बातचीत, हमारा ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आया तो इसे दूसरों लोगों तक पहुंचाइए और इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लेंगे तो आप अनब्रेकिंग को ताकत देंगे, हमें अच्छा लगेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद।